हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सभी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी लेके चलेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं करवाने वाला हूँ आपका मैथ और साइंस का सारा सिलेबस कंप्लीट। और एग्ज़ाम है इस बार, वो बहुत ही जल्दी होने वाली हैं। फरवरी में ही आपको ये एग्ज़ाम है बोर्ड की, वो स्टार्ट हो रही हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट हमने नहीं लिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल हम सेकंड लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? संख्याओं 6 और 20 के अवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं अवाज गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम अवाज गुणनखंड करेंगे। चलिए, तो 6 के अवाज गुणनखंड करते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं हल। ओके, तो आवाज गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम संख्या लेते हैं 6, ठीक है। अब 6 के जब हम आवाज गुणनखंड करेंगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके, 2 × 3, ठीक है। इसके आवाज गुणनखंड आए 2 × 3। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 की घात 1 × 3 की घात 1। क्लियर? 20 के आवाज गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 20 के आवाज गुणनखंड अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। ओके, अब हम आवाज गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम 6 के आवाज गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ 6 लिखेंगे। अब 6 में किसका भाग जाएगा? तो सीधी सी बात है, एक सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। और 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार जाएगा। अब 3 में किसका भाग जाएगा? 3 में बच्चों 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार, ठीक है। तो ये जो आए इधर, ये क्या आए? आवाज गुणनखंड आए किसके? 6 के। तो 6 के जो आवाज गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 की घात 1 × 3 की घात 1, ठीक है। अब 20 के आवाज गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 20 के आवाज गुणनखंड करेंगे, यहाँ 20 लिख देंगे। अब इधर देखो, इसमें किसका भाग जा रहा है? तो इधर इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 का ही भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 का भाग जाएगा। इसमें 2 में देंगे तो 1 बार चला जाएगा और 0 लिख देंगे, यानी 2 का भाग 20 में 10 बार जाएगा, ठीक। अब 10 में हम 2 का भाग फिर से देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार जाएगा। अब 5 में तो चूंकि 5 का ही भाग जाएगा तो 5 में 5 का भाग दे देंगे और कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 20 के अगर आवाज गुणनखंड देखें तो वो आ जाएंगे, देखो 2 बार है तो इसको लिख देंगे 2 की घात 2, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या है? 5 की घात 1। तो हमने जब आवाज गुणनखंड करे 6 और 20 के तो वो ये आए, ठीक है। 2 की घात 1 × 3 की घात 1, 6 के आवाज गुणनखंड आए। और 20 के आवाज गुणनखंड आए 2 की घात 2 × 5 की घात 1। तो हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ कितना आएगा? तो एचसीएफ के लिए हमने देखा कि ओबेनिस्ट आवाज गुणनखंडों की अधिकतम घात वाला गुणनखंड। तो ओबेनिस्ट अगर हम देखें तो दोनों में क्या है? 2 है। कॉमन अगर हम देखें तो 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है।
और इसमें अगर हम देखें इधर 2 की घात 2 है और इधर 2 की घात 1 है, तो घात कम किस में है, इसमें है। तो HCF जब हम निकालेंगे, HCF किसका निकालेंगे, 6 और 20 का, तो कितना आएगा वो आ जाएगा 2 की घात 1, ठीक है। और 2 की घात 1 कितना होता है, 2। तो जब हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और LCM हम निकालते हैं, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों से संबद्ध, ठीक है, दी गई संख्याओं से संबद्ध उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल। तो अगर हम देखें तो उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, और 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये तो हमने कॉमन में से ले लिया, ठीक है, इन दोनों में कॉमन है, और इसमें से अधिकतम घात का पद कौन सा है, ये है 2 की घात 2। बाकी जो संबद्ध है उनको भी हम गुणा कराएंगे, तो इधर बच गया 3 और इधर बच गया 5, तो इसको हम गुणा करा देंगे, एक तो 3 की घात 1 से और एक 5 की घात 1 से। आशा करता हूँ आपके बच्चों ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम आंसर देखते हैं, तो कितना आएगा, देखो 5 दिया 15, इधर तो 15 आ गया और इधर 2 की घात 2 यानी 4, तो 4 × 15, तो आंसर आ गया हमारा 60, ठीक है। तो 6 और 20 के अगर हम HCF देखें 6 और 20 का, तो वो आएगा 2, और LCM देखें तो वो कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से देख लें, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 हमने सॉल्व किया, आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3 की ओर। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, उदाहरण 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले हम HCF ज्ञात करेंगे, फिर इनका LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही प्रोसेस रहेगी, हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और यहाँ पर हम 404 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इधर लिखते हैं 96 और यहाँ पर 404। सबसे पहले हम देखें, ये सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा इसमें। अब 2 का भाग पहले हम देंगे 9 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 चौका 8। अब 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देंगे हम, तो ये 16 बन गया। कैसे बन गया कि 2 का भाग हमने 9 में दिया, देखो ऐसे किया हमने ये कि हम 2 का भाग 9 में दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 चौका 8, तो 9 में से जब हम 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1, और इधर कितना है 6, तो यहाँ 6 उतार लेंगे। अब कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। अब हम 2 का भाग देंगे 16 में, ठीक है। 2 का भाग जब 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर, इसको मिटा देते हैं। अब ये बन गया 48। अब फिर से हम 2 का भाग देंगे इसमें, तो फिर से हम 2 का भाग देंगे, तो देखो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा, और 2 का भाग 8 में 4 बार, 24 बन गया। फिर से हम इसमें 2 का भाग देंगे बच्चों, तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, और इधर 2 दूनी 4। फिर से हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो जब हम 2 का भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, और फिर से इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा। अब 3 में हम 2 का भाग नहीं दे सकते, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो जब तक 1 नहीं आ जाए जब तक हम इसमें भाग देते हैं। अब यहाँ गिने तो देखें 1 2 3 4 5 2 2 के आए और 1 3 का आया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, वो आए, यहाँ लिख देंगे 96 बराबर 2 की घात तो बन गई 5 और 3 की घात बन गई
1। क्लियर। 404 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, इधर 0 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 का भाग फिर से देते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2। अब किसका भाग जाएगा, अब इसमें 101 का ही भाग जाएगा एक बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बने वो बने यहाँ पर 404, इधर देखो 2 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू 101। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 96, 404 कितना आ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर कॉमन गुणनखंड देखें तो हम, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो हम ये हैं। ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में न्यूनतम घात लेंगे तो 2 की घात यहाँ 5 है और यहाँ 2 की घात 2 है। तो न्यूनतम घात क्या है, 2 की घात 2 है। तो 2 की घात हमने ले ली 2, तो 2 की घात 2 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 4। तो जब हम HCF देखते हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन गुणनखंड है उसमें तो हम अधिकतम घात वाला पद ले लेंगे, गुणनखंड ले लेंगे, और बाकी बचे कुचे को हम गुणा करा देंगे, यानी संबद्ध जो गुणनखंड है। तो यहाँ पर आ जाएगा LCM ऑफ 96, 404 कितना आएगा। देखो इन दोनों में से हम लेंगे 2 की घात 5 अधिकतम घात वाला पद, ठीक है, और बाकी 3 इंटू 101। तो यहाँ पर जब देखें हम इसको गुणा करेंगे, 2 की घात 5 कितना होता है, ये होता है 32। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, और 32 को जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो 32 हो जाएगा 96। तो यहाँ आ गया, इधर का यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको गुणा कराएंगे बच्चों कितना बन जाएगा, ये बन गया 96। और 96 को जब हम गुणा कराएंगे 101 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखो अगर हम 96 को 100 से गुणा करा देते हैं तो ये आ जाएगा 9600। ठीक है, और 101 और जोड़ देंगे तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिखूँगा मैं 9701, 9701। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 9000। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 96 को 1 से गुणा कराएंगे तो 96 6 हासिल लग गई 9, 96 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0 और 9 हासिल की तो 9, फिर 96 1 96। तो अब हम देख सकते हैं 96 96 इसका क्या आया LCM, और इसका HCF आया कितना 4। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, LCM और HCF निकाल सकते हैं। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है 4। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम वही सवाल है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको हल। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए
अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसका करेंगे, पहले 6 का करेंगे, यहाँ करते हैं, यहाँ 6 लिखेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 3 बार गया, फिर इसमें 3 का भाग देते हैं, 1 बार गया। तो जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बच्चों, तो ये आ जाएंगे 6 के 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। ठीक है, इसके बाद में 72 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 का भाग देते हैं इसमें, तो 2 का भाग इसमें 36 बार जाएगा, यानी आधा ही कर देंगे इसका। फिर से हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो 36 का आधा हो गया 18। फिर से हम 2 का भाग देंगे, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 9। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 का भाग इसमें जाएगा 3 बार। फिर से हम 3 का भाग दे देते हैं इसमें, तो 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, आ गया 1। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए, देखो 2 1 2 3 बार है और 3 2 बार है। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 की घात 3 आ रहा है इसे, 2 की घात 3, 1 मिनट, इंटू 3 की घात 2। तो ये 72 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ 120 लिखते हैं और 2 का भाग देते हैं सबसे पहले। तो 2 का भाग इसमें देंगे, तो सबसे पहले अगर 2 का भाग देते हैं इसमें 12 में, तो 6 बार गया, इधर 0। फिर हम 60 में 2 का भाग देंगे, तो 6 में देंगे तो 3 बार, इधर 0। फिर से हम 30 में 2 का भाग देंगे, तो ये 15 बार जाएगा बच्चों। अब 15 में चूंकि 2 का भाग तो जा नहीं सकता, 3 का जाएगा, तो 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 का भाग देंगे 5 में 1 बार। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3, यानी 2 कितनी बार आए, 3 बार, और 3 1 बार, और 5 भी 1 बार। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे 2 की घात तो आ गई 3, और 3 की घात 1, और 5 की घात 1। ये आए 120 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब HCF निकालते हैं। HCF का क्या रूल है, HCF ये है कि कॉमन गुणनखंड देखने पड़ते हैं हमें। ठीक है, कॉमन गुणनखंड में जो कॉमन गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे कम घात वाला पद लेंगे या गुणनखंड लेंगे। तो HCF और 672 और 120 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ देखो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, और 2 में सबसे कम घात देखें तो यहाँ पर है 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 1 इंटू 3, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 3 भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सबसे कम घात वाला पद है 1, तो 3 की घात 1। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 6, 2 तिया 6। अब निकालते हैं LCM। तो LCM निकालने के लिए जो कॉमन गुणनखंड हैं उसमें अधिकतम घात वाला गुणनखंड लेंगे। तो जैसे 2 कॉमन है, ठीक है, तो इसकी अधिकतम घात क्या है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 3 इंटू, इधर भी 3 कॉमन है और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2, और बाकी कौन सा गुणनखंड बच गया, इधर 5 बच गया, तो इधर 5 को भी गुणा करा देते हैं। तो आंसर जब हम निकालेंगे 2 की घात 3 होता है 8, ठीक है, और 3 की घात 3 होता है 9, 2 इंटू 5। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 5 40, और 40 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो 360। तो
एलसीएम निकल के कितना आया 360 और एचसीएफ कितना आया 6। ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, एक्सरसाइज आ जाती है 1.1। ओके, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित, ये लिखित है, निम्नलिखित, ओके, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दी हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। चलिए 1 बाई 1 हम करते हैं। 5 सवाल हैं इसके। तो सबसे पहले हम हल करते हैं ये, यहाँ लिखेंगे हल। एक 140 लेते हैं, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक 140 में 2 का भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देते हैं तो मतलब उस संख्या का आधा करते हैं, तो इसका आधा हो जाएगा 70। फिर से अगर हम 2 का भाग देंगे इसमें तो ये आ गया 35, है ना। अब 35 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, चूंकि अब इसमें जाएगा 5 का। 5 7 35, 7 बार गया, और 7 में तो 7 का ही भाग जाएगा, ठीक है। कितनी बार गया, 1 बार गया। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं नीचे थोड़ा, ये देखो, यहाँ 140 और इधर आएंगे, इधर ये देखो 2 की घात कितने आए, 2, ठीक है। और इधर 5 की घात 1 और यहाँ पर 7 की घात भी 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो आए 2 की घात 2, 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, ठीक है। अब हम करते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 156, ओके। अब देखिए इकाई अंक इसका क्या है, 6। 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल 2 का भाग देते हैं। अब 2 का भाग देखो, 1 में तो जाएगा नहीं, 15 में देते हैं। कैसे देंगे, 15 में हम भाग देंगे किसका, 2 का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका ये है। तो 2 सत्ते 14, ठीक है। कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अगली वाली संख्या क्या है, 6, उतार लेते हैं। अब 2 का भाग इसमें देंगे 16 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ आ गया ये 78, यहाँ 8 लिखेंगे, 7 और 8, तो कितनी बार गया बच्चों, 78 बार गया, ठीक है। अब हम 2 का भाग देते हैं इसमें, अब 7 में देंगे 2 का भाग, तो कितनी बार गया, 3 बार, 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ से अब देखो मैं ऐसे समझाता हूँ इसको, 2 का भाग देंगे 7 में तो 3 बार, 1 बच गया, ठीक है। 8 का यहाँ से उतार लेंगे तो ये 18 हो गए। 18 में अब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 9 बार, तो यहाँ आ गया 39। अब हम किसका भाग देंगे इसमें, देखो 2 का नहीं जाएगा तो 3 का भाग जाएगा इसमें। कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 ताई 9, 13 बार गया, ठीक है। 13 में चूंकि ये एक अभाज्य संख्या है तो 13 में भाग किसका जाएगा, 13 का ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, इसके हो गए 56 के 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1,
ठीक है। तो ये किसके गुणनखंड हुए, ये गुणनखंड हो गए किसके, 156 के। अब हम निकालते हैं 38 25। अब चूंकि ये थोड़ा बड़ा है, देखते हैं इसके कितने, 38 25। तो अब हम यहाँ देखते हैं तो इकाई अंक तो इसमें 5 आ रहा है, तो 5 का भाग तो इसमें जाएगा ही जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग जाता है। इससे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसमें 3 का भाग जाएगा। देखो 3 का भाग चेक करने के लिए ये जो अंक हैं इनको हम जोड़ देंगे, जैसे 3 + 8 + 2 + 5 कितना आ रहा है, 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18, और 18 में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो इसमें हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे पहले। चलिए 3 का भाग देते हैं पहले। 3 का भाग 3 में 1 बार। अब इधर है 8, तो 3 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 8 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 6, और यहाँ शेष 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ 2 शेष बच गया, इधर से उतारेंगे 2 का। अब जाएगा 3 का भाग इसमें 7 बार, 3 7 21, कितना बच गया, फिर से 1 बच गया। अब 5 का उतारेंगे और 3 पंजे 15, तो 1275 बार इसमें भाग गया किसका, 3 का। ओके, अब 1275 में क्या 3 का भाग फिर से जाएगा, तो हम देखते हैं, यानी इनको अंकों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 और 3 15 बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग फिर से देंगे इसमें, तो 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, फिर 3 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा, है ना। फिर 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15, 425 बार गया भाग। अब यहाँ देखते हैं हम, इसमें 3 का भाग अब नहीं जाएगा। अब इसमें कितने का भाग जाएगा बच्चों, अब इसमें जाएगा 5 का भाग, तो 5 8 40। ठीक है, कितने बच गए, ये बच गए 2, और 5 25। इसके बाद में हम फिर से इसमें भाग देते हैं किसका, 5 का। कितनी बार भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 5 7 35। इसके बाद में 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो क्या आएंगे बच्चों, इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 38 25 के बराबर, देखो 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2, 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2, और 17 एक बार आया है तो इंटू 17। तो ये हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। अगली जो संख्या है वो ये है 5005। 5005 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखें जरा, ये देखो, अब जैसे यहाँ देखते हैं हम, इसमें ना तो 3 का जाएगा और ना ही 2 का जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, है ना, क्योंकि जब हम अंकों का योग करते हैं तो 10 आता है, और 10 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो इसमें हम भाग देंगे किसका बच्चों, 5 का। तो 5 का हम भाग देते हैं, तो 5 एकम 5, यहाँ 0 0, 5 एकम 5। अब हम यहाँ देखते हैं, तो इसमें अब 5 के बाद किसका जाएगा, तो 5 के बाद इसमें अगर हम भाग देंगे तो जैसे क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, एक बार चेक करते हैं हम। तो 7 एकम 7, 3 बच गए, उतार 0, ठीक है, और 7 चौका 28, बिल्कुल इसमें अब 7 का भाग जाएगा, जो कितनी बार जाएगा, 7 का भाग पहले 10 में देंगे, तो 7 एकम 7, ठीक है। अब 10 में जब हमने 7 का भाग दिया तो कितने बच गए बच्चों,
ये बच गए 3। अब यहाँ देखो 0 है, 0 उतारेंगे। अब 30 में हम भाग देंगे किसका, 7 का, तो कितनी बार जाएगा, 7 चौका 28। ठीक है, कितने बच गए, 2 बच गए, लास्ट में उतार लिए एक, 7 तिया 21, 143 बार भाग गया बच्चों। ओके, अब 143 में किसका भाग जाएगा, इसके बाद में 143 में भाग जाएगा 11 का। ठीक है, 11 कम 11 और 11 ती 33, फिर जाएगा 13 का भाग कितनी बार, एक बार। तो इसके जब आवाज गुणनखंड हमने किए किसके, 505, 5005 के, तो क्या निकल के आए, वो निकल के आए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसके आवाज गुणनखंड निकल के आए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हम देखते हैं अगली संख्या है 7429। 7429 के आवाज गुणनखंड क्या आएंगे, इसको यहां करते हैं। 7429। ठीक है, इसमें हम 17 का भाग देके देखते हैं। जैसे यहां पर 17 लिखेंगे। ठीक है, 17 का भाग देते हैं। जैसे 17 चौका 68। सबसे पहले 74 में हम देते हैं किसका, 17 का भाग। ठीक है, तो 17 का भाग जब हम 74 में देंगे बच्चों, तो 17 चौका 68, कितने बच गए, यहाँ 6 बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 17 चौका 68 और यहाँ 6 बच गए, उतार लिया हमने 2 का, 17 ती 51, यहाँ पर 3 का और यहाँ आ गए 51, कितने बच गए, 11 बच गए और यहाँ उतार लिया, तो 17 सत्ते 119, 137 बार भाग चला गया बच्चों किसमें, 7429 में किसका, 17 का। अब किसका भाग जाएगा इसमें, इसके बाद में इससे बड़ी संख्या होती है 19। 19 का हम भाग देके देखते हैं इसमें, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38। ठीक है, और 19 5 1 मिनट, 19 30 57, 23 बार भाग गया और 23 में 23 का भाग दे देंगे बच्चों एक बार। तो इसके जो आवाज गुणनखंड आए, ठीक है, वो आए 74। 29 के आवाज गुणनखंड आए, वो आए 17 इंटू 19 इंटू 23। इसके आवाज गुणनखंड आए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। ठीक है, ऐसे आवाज गुणनखंड कर देंगे। ओके बच्चों, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं के क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद में इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे 26 को। ठीक है, तो यहां पर 26, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहां देखिए, पहले इसमें 2 का, तो 2 का भाग 26 में जाएगा 13 बार। ठीक है, अब 13 में तो 13 का ही जाएगा, तो 13 में 13 का एक बार। तो इसके जो आवाज गुणनखंड हुए वो कितने हुए, यहाँ लिखेंगे 26। ठीक है, और इधर आएगा 2 इंटू 13। ठीक, इसके बाद में 91, और 91 के जब हम आवाज गुणनखंड करते हैं तो इसमें देखो, पहले 7 का भाग जाएगा कितनी बार, 13 बार, और अब इसमें 13 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार।
तो 90 बन के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो इतने हुए, ये हुए 7 इंटू 13। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड होने पर हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 26, 91 कितना आ जाएगा। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों में अगर हम ओवेनिश गुणनखंड देखें तो क्या है, 13 है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। ठीक है। और एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो देखिए एलसीएम आएगा, एलसीएम 26,91। तो यहाँ देखें कॉमन अगर हम गुणनखंड देखें उसमें है 13 और इसकी अगर घात देखें अधिकतम तो वो 1 है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 7 दूनी 14, 13 इंटू 14, तो ये उत्तर आ गया 182। तो एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ आया 13। अब चूंकि वो ये कह रहा है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। तो अगर दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी ये बराबर होता है इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर। ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो हम जांच करने में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है 182। ठीक। और इधर ए कितना है, ए है हमारे पास 26 और बी कितना है, वो है 91। ठीक है। इधर ये मानते हैं हम LHS, माने हम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इसको माने हम RHS, दोनों समान आनी चाहिए। ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो 13 दूनी 26 का 6, हासिल कितनी लग जाएगी 2, और 13 अट्ठे 104 और 2 106 और 13 एकम 13 और 10 23, तो ये आया 2366। इधर की साइड आई वो कितनी आई 2366। और इधर अगर देखें हम, ठीक है, तो 26 एकम 26, 26 का 6 और हासिल कितनी लग जाएगी 2 लग गई। ठीक। 26 का बाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 26 नंबर होते हैं 234, और 234 में जब हम 2 जोड़ देते हैं तो 236, तो इधर 2366 और इधर भी 2366। तो हमने जब जांच की तो ये दोनों ओर का जो मान है वो क्या आया, समान। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सेकंड वाला है 510 और 92। चलिए, 510 और 92 सेकंड वाला सवाल है। इसका ए बराबर ले लेते हैं 510 और बी बराबर लेते हैं 92। ठीक। अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आएंगे, देखें। यहाँ पर 510 लिखेंगे और यहाँ पर 92 लिखेंगे। ठीक। 510 अब चूंकि सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है। कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 255 बार, क्योंकि 255 का जब हम दुगना करते हैं तो 510 आता है। ओके, अब 255 में चूंकि 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 का देंगे तो 3 8 24 और 3 पंजे 15, 85 बार गया। 85 में 5 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो कितने हुए,
वो हुए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, 92 में हम अगर देखें 92 के अभाज्य गुणनखंड तो कितने आ जाएंगे, इसमें 2 का देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 46। 46 में हम 2 का देंगे तो ये आ जाएगा 23। इसके बाद 23 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 इंटू 23। अब यहाँ पर HCF निकालें। HCF ऑफ 510, 92 कितना आएगा बच्चों, देखिए, यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो इसमें अगर हम कॉमन देखें तो केवल 2 आ रहा है और इसकी भी घात है 1, तो इसका जो HCF आ जाएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 510, 92 कितना आ जाएगा, देखिए, कॉमन में जो कॉमन गुणनखंड है उसमें तो अधिकतम घात वाला पद संख्या लेंगे अभाज्य गुणनखंड, और बाकी संबद्ध जो गुणनखंड है उनको सबको गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखें 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23। ठीक है, अब यहाँ देखें, जैसे इधर देखो 2 की घात 2 4 होता है, तो 15 चौका यहाँ 4 × 12 और 12 × 5 = 60, ये हो गया 60। और इधर कितना आएगा, इधर अगर हम 23 को 17 से गुणा करें, ठीक है, तो कितना आएगा, देखें जरा, 17 × 3 = 51 का 1 और हासिल कितनी लग जाएगी, 5, तो 17 दूनी 34 और 5 39, 391। अब चूंकि इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6 और 6 नाम 54, 54 4 हासिल कितनी लग जाएगी, 5, 6 × 3 = 18 और 18 और 5 23, और ये एक 0 है। तो इसका जो LCM आया वो आया 23,460। ठीक है, तो ये आया LCM 23,460 और ये आया HCF। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। तो जांच के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, HCF इंटू LCM = A इंटू B, ये फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें HCF कितना है बच्चों, 2 है, और LCM कितना है, वो है 23,460, और इधर A कितना है, 510, और B कितना है, 92। तो इधर अगर हम देखें तो 2 से हम गुणा करा देते हैं, तो 2 को 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 चौका 8 और 1 9, और यह आ गया 46,920। और इधर देखें तो इधर हमें गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ देखें 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 एकम 2, यहाँ 2 आएगा, और 2 पंजे 10। फिर 9 से गुणा कराएंगे, 9 को 0 से करेंगे 0 और 1 9, 9 पंजे 45। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0, ठीक है, इधर 2, इधर 9, इधर 6 और इधर 4। तो इधर का भी हम देखें तो यहाँ गुणा कितना आया, 46,920, और इधर भी 46,920। तो हमने ये जांच की तो ये संबंध क्या है, सत्य है, यानी हमने HCF और LCM निकाला वो क्या है, हमारा एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला है
336 और 54। ठीक है, यहाँ पर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ए बराबर है 336 और बी बराबर है 54। फिर से वही काम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, चलिए। इधर हम ले लेंगे एक तरफ 54 और एक तरफ लेंगे 336। अब यहाँ पर देखिए सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 1, 6, 8। फिर से इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8। फिर से इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। फिर से इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 7 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 1, 2, 3, 4, यानी 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। 54 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 27। फिर यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे 9 बार। फिर से हम 3 का भाग देते हैं, 3 बार जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 3 की घात 3। ठीक, तो 3 की घात 3, 27 दूनी 54। अब HCF निकालना है हमें, तो HCF ऑफ 336, 54 कितना आ जाएगा। ये जो गुणनखंड है अभाज्य, इनमें कॉमन गुणनखंड की सबसे कम घात वाला गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 नीचे भी है और 2 ऊपर भी है, तो इसकी कम घात क्या है, 2 की घात 1 इंटू 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है, और इसकी कम घात क्या है, 1 है, तो 3 की घात 1। तो इसका जो HCF आएगा वो आ जाएगा 6। क्लियर। LCM निकालते हैं। LCM में क्या होगा, LCM में जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है उसकी अधिकतम घात लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात आ गई 4 और इधर 3 की घात आ गई 3, और बचा क्या, इधर बचा 7। तो LCM कितना आएगा, 2 की घात 4 को लिख देंगे 16 और ये आ गया 27 इंटू 7। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, देखें यहाँ पर लिखते हैं हम 7, 7, 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, और इधर बचा हुआ है कितना, 16। ओके, 16 नम्मा 144, कितने बच गए, 14 हासिल लग गई, 16 अट्ठे 128, 128 और 14, 142 का 2, फिर से हासिल 14, 16 और 14 30। तो 3024 इसका क्या आया, LCM आया। क्लियर। ये देखो ये LCM है और ये HCF है। अब हमें जांच करनी है, तो जांच के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, HCF इंटू LCM इजिकल्स टू A इंटू B। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे जांच के लिए। ठीक है, तो हम जांच करते हैं। ओके, देखिए 6 है हमारा HCF और LCM कितना है, 3024, और इधर A कितना है, 336, और B है हमारा 54। ठीक है,
अब पहले 6 से हम इसको गुणा करते हैं, तो 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 ती 18, तो 18 144 आया। ठीक है, और इधर भी जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये भी कितना निकल के आएगा, 18 144। तो हम देख सकते हैं LHS बराबर RHS आया। तो इस प्रकार से हम HCF और LCF फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसकी जांच कर लेंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब चूँकि 10वीं की एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक हैं, और हमने जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, और तो आपको पर डे वीडियो मिलते रहेंगे, और जो भी हमारे जो सवाल होंगे इम्पोर्टेंट वो हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, उसके सॉरी MCQ। तो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ये 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM ज्ञात करने हैं इनके। चलिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर पहला ही है अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, देखो 12 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3। ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 3 इंटू 7। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, देखिए इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है 3। ठीक है, और 3 की भी न्यूनतम घात क्या है, 1, तो HCF कितना आ गया, 3। और LCM अगर हम निकालते हैं तो LCM आएगा, कॉमन गुणनखंड है 3 और इसकी न्यूनतम अधिकतम घात क्या है, 1 है। इसके बाद में 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 चौका 20 और 20 ती 60, और 60 को 7 से गुनाएंगे तो 420। तो जो LCM आया वो आया 420। क्लियर। अब हम ये देखते हैं सेकंड वाला, 17। अच्छा, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 17 इंटू 1, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। फिर है 23, तो 23 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 23 इंटू 1, और 29 इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 29 इंटू 1, क्योंकि ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड आएंगे वो स्वयं को 1 से गुणा करने पर आएंगे। अब HCF क्या आएगा, HCF बराबर आएगा 1। ध्यान दें, अभाज्य संख्या होती हैं उनका HCF 1 आता है। ठीक है, तो LCM तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 को गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही। ठीक है, चलिए गुणा कराते हैं। तो पहले 17 को गुणा कराते हैं, 17 ती 51 और 5 हासिल, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391 को हम 29 से गुणा कराते हैं, फिर से कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर पहले 9 को 1 से गुणा कराएंगे, तो 9 एकम 9,
9 नाम 81, हासिल 8 और 9 ती 27। 27 और 8 कितने हो गए? 35। इंटू 2 को 1 से गुणा कराएंगे 2, 2 नाम 18 और 2 तिया 6 और 1 7। 9 3 8 और 5 13, 3 हासिल 1 और 4 और 7 11। तो ये आया एलसीएम 11339। ठीक है, 11339 क्या आया इसका एलसीएम आया। क्योंकि ये चूंकि ये आवाज़ संख्या है और आवाज़ संख्या को तीनों को हमने गुणा कराया तो ये आया 11339। क्लियर। अगला हम देखते हैं 8 9 और 25। आठ इसके आवाज गुणनखंड आएंगे 2 की घात 3। 9 इसके आवाज गुणनखंड आएंगे 3 की घात 2 और 25 के आवाज गुणनखंड आएंगे 5 की घात 2। तो इसमें अगर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि इसमें अगर कॉमन गुणनखंड देखें तो केवल क्या है 1 है। क्लियर। और एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम क्या आएगा, देखो इधर 8 और इधर 9 और इधर 25। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं 200 और 200 को 9 से गुणा करेंगे तो 1800। ये आया एलसीएम और ये आया एचसीएफ। ठीक, तो हमने तीनों सवाल इसके सॉल्व कर लिए। अब अगला सवाल है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है देखिए, एचसीएफ ऑफ 306,657 बराबर 9 है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? फॉर्मूला लगाएंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ हमें दिया है कितना है 9। एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम किसका लगाएंगे 306 और 657 और ए का मान है 306 और बी का मान है 657। अब चूंकि एलसीएम का मान निकालना है तो 9 का भाग देना पड़ेगा। तो एलसीएम 306,657 और इधर 306 इंटू 657 और इसमें हम भाग दे देंगे किसका 9 का। अब देखते हैं, काटते हैं इससे। 9 से ये कट रहा है, देखो है ना कितनी बार कट रहा है 9 7 63 और 9 तिया 27, 73 बार कट रहा है। तो कितना आ जाएगा ये 306 इंटू 73। आंसर कितना आएगा देखें जरा, 3 6 18 और 3 ताई 9, 7 6 42 और 7 तिया 21। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 8 3 3 22,338। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 22,338। क्लियर।
ये आएगा एलसीएम, है ना। अच्छा करता हूँ बच्चों, आपके ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगला है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसे वाले सवालों को हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहां पर देखिए हल। अब चूंकि हमें दिया हुआ है 6 की घात n, ठीक है, तो ये संख्या है n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, पता चलेगा इसके अभाज्य गुणनखंड से, है ना। तो जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 के, तो वो ये आएंगे 2 × 3, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात है n। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें कि अगर कोई संख्या है शून्य पे समाप्त हो रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 10 है, तो इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो वो आएंगे 2 × 5। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसमें एक अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या ले लें XYZ, जैसे मैं 30 लूँ तो 60 लूँ, तो इसको लिख देंगे 12 × 5। 12 के और भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, ये अभाज्य संख्या नहीं है हालांकि। तो इसको 2 की घात 2 × 3 × 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसमें 5 है। तो अगर कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी तो उसमें एक अभाज्य गुणनखंड 5 जरूर होगा, अवश्य होगा, लेकिन 6 के केस में ऐसा है नहीं। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, अतः कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, परंतु छः की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हमने क्या बोला, अगर कोई संख्या है वो शून्य पर तब समाप्त हो सकती है जब उसमें एक अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए बच्चों, 5 होना चाहिए। लेकिन 6 की घात n में हम देख रहे हैं, जब 6 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो वो आए 2 × 3। तो ये n के किसी भी मान के लिए ये शून्य पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड है वो 5 नहीं है। समझ में आ गई बच्चों। चलिए अगला वाला हमारा प्रश्न है, चलिए क्या है, ये है
क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। ये हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या हैं तो क्यों है। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये संख्या लेते हैं जैसे 7 × 11 × 13 + 13। अब ये हमें भाज्य संख्या कैसे हैं ये व्याख्या देनी है। ठीक है, तो अगर भाज्य संख्या नहीं होगी तो वो अभाज्य होगी, और अभाज्य संख्या के लिए शर्त ये है कि या तो उसका एक उभयनिष्ठ यानी उसके दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो एक होगा या वो संख्या स्वयं होगी। ठीक है, तो अगर हम दो से अधिक गुणनखंड ले आते हैं तो हम कह देंगे कि संख्या के दो से अधिक क्या हैं, गुणनखंड हैं, तो वो संख्या क्या है, भाज्य है। यानी दो से अधिक अगर किसी संख्या के भाजक हैं तो वो संख्या भाज्य होगी। तो यहाँ देखें, यहाँ देखिए 13 कॉमन आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसमें 13 कॉमन निकालते हैं, और यहाँ बच गया 7 × 11, और यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ प्लस और यहाँ 1, तो ये आ गया 13, और इधर 11 × 7 = 77 और प्लस 1, तो 13 × 78। तो 78 को भी हम और भी लिख सकते हैं आगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें हम, ठीक है, ये 13 से भी विभाजित हो सकता है, इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित हो सकता है। ठीक है, ये 6 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी विभाजित हो सकता है। तो अब यहाँ देखें हम, इसके 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि दी हुई संख्या के दो से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या थी इसके 2 से अधिक भाजक आ गए, है ना। एक भाजक देखो 13 हो गया, फिर 78 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं, 6 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो इसके 2 से अधिक भाजक निकल के आ गए, तो ये स्वतः ही क्या है, भाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही हम ये वाला चेक करते हैं। यहाँ पे है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, और यहाँ पर प्लस के 5, एक को नहीं लिखा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 5 इधर भी है इधर भी है, तो 5 हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बन गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। तो यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ 7 × 6 = 42, और 4 × 3 = 12, और 12 × 2 = 24 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब हम इनको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 × 2 आ गया 48, और 24 × 4 = 96, 96 और 4 100। तो ये बन गया 5 × 1009। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसके भी 2 से अधिक भाजक आ गए। ठीक है, 1009 अगर हम इसको एक ही माने, ठीक है, तो
1009 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा। तो इसके भी 2 से अधिक भाजक हैं, यही लाइन हम बोलेंगे। ठीक है, दी हुई संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो हमने इस संख्या के 2 से अधिक भाजक निकाल लिए, इसलिए ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है ये। क्या कह रहा है, एक बार पढ़ें जरा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे हम सवाल को समझते हैं, ये क्या है? वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं ए। यहाँ से सोनिया मतलब एस और रवि मतलब आर, ये दौड़ना प्रारंभ करते हैं इसका। ठीक है, तो इसको तो लगते हैं 12 मिनट और इसको लगते हैं 18 मिनट। दोनों एक ही जगह से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, तो सोनिया लेती है 18 मिनट एक चक्कर लगाने में और रवि लेता है 12 मिनट। फिर वो ये कह रहा है कि एक ही स्थान से अगर वे दौड़ना प्रारंभ करें तो पुनः वे इसी बिंदु ए पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों जो समय ले रहे हैं 18 मिनट और 12 मिनट, इनका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, अतः सोनिया और रवि द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालने पर हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 12 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो कितना आएंगे? 2 × 2 × 3। और 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ बन गया 2 की घात 2 × 3 और यहाँ बन गया 2 × 3 की घात 2। तो एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम जो कॉमन गुणनखंड है उसकी तो अधिकतम घात लेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात आ जाएगी 2 और यहाँ 3 की घात आ जाएगी 2। तो कितना आ जाएगा? 4 × 9 बराबर 36। तो 36 मिनट बाद वो वापस उसी स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ बोलेंगे अतः सोनिया और रवि पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर छत्तीस मिनट बाद मिलेंगे। तो बच्चों वो अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद वापस मिल जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली। अगली क्लास में हम
एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे, ठीक है। अंडर रूट 2 पर अपर में है, अंडर रूट 3 अपर में है, ऐसे सारे सवालों को हम देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।